क्योंकि अली बाबा से मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया हुआ था, देन फिर मैं कन्वर्ट हो गया वेरीफाइड सप्लायर में। अब जो वेरीफाइड सप्लायर है, ये सप्लायर वो है जो ऑन साइट वेरीफाइड होता है, जिसको एसजीएस वेरीफाई करता है, और इसमें तमाम आपके पास कितनी मशीन्स हैं, आपका टर्नओवर कितना है, और ये सारी चीज़ें वो पहले वेरीफाई करते हैं, देन फिर वो आपकी साइट पे लगा देते हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने जो अली बाबा के ऊपर जिसने बहुत ज़्यादा बिज़नेस मुझे दिया। और ये नहीं है कि मैं इसका गोल्ड सप्लायर था या मैं इसकी मार्केट कर रहा हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं कि एग्जीबिशन करेंगे या बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, फिर देन इस तरह से बिज़नेस होगा, ये इतना ज़रूरी नहीं है। B2B पोर्टल्स आप देख लें कि जो सबसे टॉप में है उनमें अली बाबा का नाम है, इसको लोग ट्रस्ट करते हैं, जो बायर्स हैं वो इसको ट्रस्ट करते हैं, तो वो यहाँ से ही ज़्यादा बिज़नेस अपना प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से ही वो अपने जो ऑर्डर्स हैं वो सप्लायर्स को देते हैं और सप्लायर्स को ढूंढते हैं। तो यहाँ से मुझे जो है वो मैक्सिमम बिज़नेस जो है वो alibaba.com से मिला। अब आप लोगों ने स्टोरी तो सुन ली कि ये मैंने बिज़नेस में कैसे ग्रो किया या कैसे मैं आगे आया। अली बाबा के थ्रू हमें काफ़ी अच्छे सप्लायर्स भी मिले, लेकिन जो मेजर हमें जो अच्छे हमें बायर्स मिले थे, वो बायर्स हमें एक्सपोर्ट एग्जीबिशंस के थ्रू मिले थे। जैसे जर्मनी की एक्सपो आप लगा लेते हैं, यूएसए में आप एक्सपो कर लेते हैं, तो जब जो वहाँ पे आपकी प्रेजेंस है उससे आपको वहाँ के लोकल अच्छे बायर्स मिल जाते हैं। लेकिन अली बाबा से भी आपको अच्छे बायर्स मिल जाते हैं, जो मेजर इंपोर्टर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद बेसिकली आपको मोटिवेट करना था कि अगर मैं ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करके, जब मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैंने सिर्फ एक रिज़ाइन पुट किया और मैं इसमें काम में लग गया और मैंने यहाँ तक मैं पहुँच गया, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा एक अच्छा मैं आपको सजेशन देता हूँ कि वो लोग जो है बिज़नेस बग़ैर पैसों के भी कर सकते हैं। अब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप एक्सपोर्ट का बिज़नेस ऐसे कर सकते हैं कि आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, अपना एक एनटीएन रजिस्टर्ड करवाना है अंडर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि आप एक इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हैं। आप बैंक चले जाते हैं, बैंक में आप एक अकाउंट ओपन करवाते हैं, वहाँ उसके बाद जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वहाँ से आप ये चेक कर लें कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को डील करते हैं। अगर वो डील करते हैं तो देन फिर वो पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ भी रजिस्टर्ड होंगे और वो ऑथोराइज्ड होंगे कि वो आपको एज आपके अकाउंट को वहाँ पे वेरीफाई कर सकें या वहाँ पे ऑथोराइज कर सकें। उसके बाद आपने ये दो काम कर लिए, उसके बाद पाकिस्तान सिंगल विंडो पे आपने एक रजिस्ट्रेशन करानी है जो कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक आपको उसकी जो बायोमेट्रिक होती है वही आपको एक पे करनी होती है 200 से 250 रुपये। अब आप एज ए एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बहुत से लोग हैं जो शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो लिस्टिंग्स करते हैं, बेतहाशा पैसा लगाते हैं और एट द एंड वो एक एक चीज़ जो है उसके लिए वो परेशान हो रहे होते हैं कि यार ये चीज़ अब रिटर्न हो जाएगी तो फिर मुझे इतना लॉस हो जाएगा, ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी तो इतना लॉस हो जाएगा। फिर वो आखिर में जब कैलकुलेशन करते हैं वो कहते हैं एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और इनकम बहुत कम हुई है। तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आएँ। आपकी मार्केट के अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है। आप अपनी मार्केट से कटलरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपैरल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पे अभी काम ही नहीं हुआ। और एक्सपोर्ट की मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी काम ही नहीं हुआ। आपने पिक्चर्स लेनी है, आपने अगर आप अली बाबा का अकाउंट अफोर्ड कर सकते हैं जो कि आजकल मेरे ख्याल $2000 का है, और आज वैसे उन्होंने इसके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट लगाया हुआ 10% का, बाहर उनकी टीम मौजूद है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अली बाबा पे चले जाएं। तकरीबन 6 माह लगते हैं आपको रिज़ल्ट्स आने में, जो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो रही है वहाँ पे। तो उसमें यह है कि अगर आपका प्रोडक्ट का नॉलेज पूरा है और आपके पास रिसोर्स है कि कहाँ से आपने चीज़ लेनी है, क्या उसकी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो देन 6 महीने में आप अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी क्वालिटी ठीक है, आप क्वालिटी श्योर कर रहे हैं और साथ साथ आप R&D के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इवन दो कि उस टाइम में बजट इतना नहीं होता कि आप R&D पे काम करें, लेकिन जिनसे आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं अगर उनके पास R&D है तो आप उनकी R&D से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।
तो जब प्रोडक्ट आपका जाता है आप उसका फीडबैक लें क्लाइंट से, उसको क्या इशू आ रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप काम करें तो शॉपिफाई या अमेज़ॉन से बेहतर है ये कि आप अपने मुल्क का प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर रहे हैं डिफरेंट इंपोर्टर्स को, जो वहाँ पे डायरेक्टली सेल करें अपनी मार्केट के अंदर। अमेज़ॉन का बेनिफिट उनको लेने दें, उनको लिस्टिंग करने दें, आप वो काम करें जिसमें आपका नुकसान कम से कम हो, क्योंकि जो ये ऑर्डर्स हैं एक्सपोर्ट के, इनके अंदर रिटर्न्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट आपके सामने आपने पैक करवाई है, उसके आपके सामने आपने उसकी क्वालिटी श्योर की हुई है, तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो। और अगर वो रिटर्न होता भी है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको नेक्स्ट ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि थोड़े से टाइम के अंदर, 1 साल जितना आप लोग अमेज़ॉन, शॉपिफाई या अदर ईबे और इट्से पे लगाते हैं, उससे बेहतर है कि अगर इतना टाइम आप यहाँ पे लगा लें, इतनी मेहनत आप यहाँ पे कर लें, तो ये उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मुल्क में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और सारे पैसे आप पाकिस्तान में अगर लेके आते हैं और एज एन एक्सपोर्टर आप इस पर काम करते हैं, तो मुल्क को इसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। तो इसमें अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई आप बात पूछना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। और इसकी जो बेसिकली जो सक्सेस स्टोरी सुनाने का मकसद था वो आप लोगों को मोटिवेट करना था कि यार हम लोग काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ हमें फोकस चाहिए या हमें वो गाइडलाइंस चाहिए कि किन गाइडलाइंस के ऊपर चलते हुए हम काम करें। अब एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है कि एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम सेटल होती जाएंगी। एक्सपोर्ट कोई भी मुश्किल नहीं है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे ही आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो डेफिनेटली आपको बैंक भी गाइड कर देता है कि आपने किस तरफ चलना है, आपकी पेमेंट कैसे आएगी, फिर उसमें आपको टर्म्स का भी पता चलना शुरू हो जाता है। तो जो इनिशियल टर्म्स हैं उसमें फ्री ऑन बोर्ड होता है या CFR होता है, जिसमें आपका फ्रेट इन्वॉल्व होता है कि आपने फ्रेट ले के शिपमेंट भेजनी है, डोर डिलीवरी देनी है, या आपने फ्री ऑन बोर्ड करके दे देना है। फ्री ऑन बोर्ड में ये होता है कि आप यहीं पे पाकिस्तान में उसकी क्लियरेंस दे देते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका बायर जो है वो खुद ही हैंडल कर रहा होता है। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि आप वो बिज़नेस नहीं कर सकते। तो मेरा स्टोरी जो है, अपनी स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये था कि आप लोग मोटिवेट हों और आप लोग जो एक्सपोर्ट में लोग आना चाहते हैं वो अगर उनको कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि एक्सपोर्ट जो है वो चाहे वो IT की है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की है, किसी भी चीज़ की वो एक्सपोर्ट है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़े सी चेंजेस हो सकती हैं, हाँ IT के कुछ टैक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं या सर्विसेज के हवाले से वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सपोर्ट हो सकती है, बट है तो एक्सपोर्ट की सर्विसेज ही हैं, तो वो आप उसको कर सकते हैं, फिज़िकल प्रोडक्ट्स में आप आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे नॉलेज मिला होगा, और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकता है। थैंक यू। आई थिंक मैंने डे फर्स्ट एक्सपोर्ट ही किया, लोकल बिज़नेस मैंने नहीं किया, तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कंपैरिजन के हवाले से। लेकिन ये है कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो मैंने लोकल काम करने वाले दोस्तों के साथ जो मीटअप्स हुए या बातचीत हुई, उसमें मुझे बेहतर लगा कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है कंपैरेटिवली लोकल मार्केट से ज़्यादा बेहतर है।
इसमें कोई ऐसी रियलिटी तो नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरर से इनवाइस लेके देनी पड़ेगी। देखें, आपसे डायरेक्टली आपका क्लाइंट आपसे कनेक्टेड है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको इनवाइस दें। और अगर आप अपना सोर्स बताना चाहते हैं कि मैं किससे बनवा के दे रहा हूँ आपको, तो ये फिर इसमें तो आपकी एक्सपोर्ट को नुकसान पहुँचेगा। आप उनसे ऐसे ही बात कर सकते हैं कि जी मैं ही हूँ, आप मुझसे जो भी बात करनी है आप करें, मैं आपको इनवाइस दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट सारे मैं आपको अपने कंपनी के दे रहा हूँ, तो उसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट क्या है आपका, आपका जो प्रोडक्ट है, आपने क्या प्रोडक्ट बनवाया था। नहीं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कस्टम की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं। किसी और का कोई क्वेश्चन? माइक ले लें। सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो सर ये कि इनिशियल जो बंदा होगा वो फील्ड में जब कदम रखेगा तो थोड़ा सा ये जो टर्म्स आपने बताई हैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि आपने बताया कि फ्री ऑन बोर्ड एंड समथिंग एल्स, कि बेसिक थोड़ा सा नॉलेज हो। और दूसरा सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखें बेसिकली 2013 से अब तक तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो करंट एक अगर इंसान जब कदम रखेगा फील्ड में, और अब हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है काफ़ी बदल गई है, तो अब करंटली आपको क्या डिफ़िकल्टीज फेस हैं और आपने उनके क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं? कोई नया बंदा कदम रखेगा तो वो अपनी मेंटल प्रिपरेशन थोड़ी सी करेगा ना कि यार मुझे ये मुल्क की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी और उसको मैं कैसे फेस करूँगा। काइंडली सर। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये कि आप डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से थोड़ा सा मज़ीद जानना चाह रहे हैं और टर्म्स के हवाले से जानना चाह रहे हैं। जो नॉर्मली जिन टर्म्स में मैं काम करता हूँ वो फ्री ऑन बोर्ड होती हैं। उसमें ये होता है कि मैं उनको यहाँ पे क्लियरेंस अपने एंड से करवा के दे देता हूँ कि आई डोंट हैव एनी नारकोटिक्स इन माय शिपमेंट। कस्टम ने क्लियरेंस दे दिया, अब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक योर शिपमेंट एंड प्रोसीड करें इसको अपने एजेंट के थ्रू। तो मैं नॉर्मली FOB पे ही काम कर रहा होता हूँ। इसके अलावा बहुत सी टर्म्स हैं। आप पेमेंट की अगर बात करें तो एडवांस पेमेंट पे भी काम होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट पे भी काम होता है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पेमेंट भी काम होता है। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की वर्थ क्या है, उसका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, आपका उसके साथ ट्रस्ट लेवल, कंफर्ट लेवल क्या है। तो ये तो टर्म्स की बात आ गई। अब इसके बाद जो बात है एक्सपोर्ट के हवाले से कि मुल्क के हालात क्या हैं और एक्सपोर्ट कैसे चल रही हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि जिस वक्त मैंने काम शुरू किया था उस वक्त गवर्नमेंट, उस वक्त मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी चेंज हुई थी। उस वक्त भी यही बातें हो रही थी कि यार मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, डॉलर जो है 66 से 85 पे चला गया है। ये चीज़ें उस वक्त भी चल रही थी, लेकिन आज तक मैंने एक्सपोर्ट में ऐसी कोई हर्डल नहीं देखी कि जिसकी किसी गवर्नमेंट की वजह से कोई हर्डल आई हो। जो हर्डल आई थी वो कोविड की वजह से आई थी। और उसके बाद से जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, मार्केट अपने काम की तरफ वापस आ रही है। स्लो इसलिए हुआ था कि सप्लाई चेन आपकी डिस्टर्ब थी, बहुत साल डिस्टर्ब रही, और डेफिनेटली आगे पोर्ट के ऊपर स्पेस ही नहीं थी। तो जब स्पेस नहीं थी तो शिपिंग लाइंस जो थी वो आपसे $2000 की जगह $18,000 चार्ज करी थी। तो डेफिनेटली वो चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही थी कि मार्केट से उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, उसकी सेल नहीं हो रही थी। तो एक्सपोर्ट आज भी वैसे ही चल रही है। जो इंटरनेशनल मार्केट जब रिस्पॉन्स करती है तो एक्सपोर्ट का ताल्लुक आपकी इंटरनेशनल मार्केट से, लोकल मार्केट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो गवर्नमेंट आपकी डिस्टेबल होती है या कोई अगर गवर्नमेंट आपकी चली जाती है, वो इसी सूरत में आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है कि अगर इंटरनेशनली उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि इस मुल्क के साथ काम ना करें। अदरवाइज़ इस तरह का कोई इशू नहीं आता। अगर आप अपना काम, अपनी प्रोडक्ट को की क्वालिटी श्योर कर रहे हैं और अपना काम आप ठीक कर रहे हैं तो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट मैंने महसूस नहीं किया अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। थैंक यू सर। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेटर ऑफ क्रेडिट की बात की है। ऑफ कोर्स एलसीस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने एक्सपोर्ट से ही स्टार्ट लिया और थ्रू आउट आपने लोकल बिजनेस नहीं किया बट आपने फॉरेन कंट्रीज़ में किया, तो आपने किस तरह पेमेंट्स उस वक्त मैनेज किया? क्योंकि देखें लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं या लेटर ऑफ इंटेंट,
और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ कमिटमेंट ऑफ इंटेंट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट? क्योंकि जी सर, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? अच्छा, बस या यही अगर है सर कि अगर क्यों न्यूली अगर एक्सपोर्ट कर रहा है बंदा, तो ऑब्वियसली उसके पास इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, या उसके पास इतना ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, जिस तरह आपने एज यू सेड कि मैं न्यूली कर रहा था और मैंने स्टार्ट लिया। बट उस अगर कोई न्यूली कर रहा है तो उसको पेमेंट्स में बड़ी हर्डल्स होती हैं, जिस तरह आपने कहा कि डॉलर्स के रेट आपको पता है कितने ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए और जिस तरह हुआ, और नो बडी कैन ट्रस्ट ऑन अस, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। एक्सपोर्ट करते हैं तो वो पेमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो उसमें बैंक्स किस तरह हमारी हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट किस तरह हेल्प कर सकती है फॉर न्यूली एक्सपोर्टर्स? थैंक यू। अच्छा, मैं अब आपको ना थोड़ा सा इसमें ये बता दूं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं। जो Yes. हमें पेमेंट के इश्यूज आते हैं ना, वो पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए जो रेमिटेंसेस होते हैं हमें उनमें इश्यूज आते हैं। एक्सपोर्ट को तो आपकी गवर्नमेंट ऑल द टाइम वेलकम करती है कि डॉलर आपका आ रहा है। जी, तो जब आपने जो लेटर ऑफ क्रेडिट का जो आप कह रही हैं ना, लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू मुझे तब होगा जब मैंने पाकिस्तान से इसको ओपन करना है, ठीक है। ठीक। लेकिन अगर मेरा क्लाइंट भेज रहा है यूएसए से या किसी और डेवलप्ड कंट्री से, तो शायद उसको इशू नहीं आएगा, या उसकी वर्थ इतनी होगी कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट पे काम करना चाह रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि जो मेथड्स पेमेंट के हैं, पेमेंट के मेथड्स में बेस्ट ये है कि अगर आपकी अमाउंट $5,000 से बिलो है तो आप उनसे कह दें कि काइंडली आप 50-50 कर लें, 50% एडवांस भेज दें, 50% जो है जब मैं आपको आपकी गुड्स शिप कर दूं उसका जो बिल ऑफ लैडिंग आएगा उसके अगेंस्ट आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा, और नॉर्मली यही चलता है। और अगर आपके क्लाइंट के साथ अच्छा लाइजॉन है, अच्छा कंफर्ट लेवल है, ट्रस्ट लेवल अच्छा है, और आप समझ रहे हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा पेमेंट्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो देन फिर आप डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पेमेंट भी कर सकते हैं। आप बना के उसको शिपमेंट भेज दें और उसका ट्रस्ट लेवल भी बढ़ जाएगा कि यार सप्लायर ने बगैर पैसों के मुझे बना दी है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसमें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है और आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, एक्सपोर्ट में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये इंपोर्ट्स में आते हैं ज़्यादातर जो आप पूछ रही हैं। सर इंपोर्ट में तो आते ही, लेकिन एक्सपोर्ट में जब पेमेंट वो करते हैं तो वो भी काफ़ी, उनको भी इस तरह से मतलब हर्डल्स होती हैं कि पेमेंट्स किस तरह डिलीवर की जाए, या कैसे वो सेंड करें, या रेमिटेंसेस किस तरह भिजवाएं। इसमें लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग। मैंने तो वैसे आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया कि कोई ऐसी आ रही है। हाँ, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अंडर सैंक्शन है, वहाँ से पेमेंट आपको नहीं आ सकती। अदरवाइज़ जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे तो आपको पेमेंट बहुत इजीली आ जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं बनता उसमें। थैंक यू सर। थैंक यू जी।